चलो, कल मैंने ऑलरेडी 40 रूल तक ओवर एंड आउट कंप्लीट कर दिया था, तो आज हम लोग 41 से स्टार्ट करेंगे। और मैं थोड़ा 41 से जो आपको सिखाऊंगी, थोड़ा वे आपको डिफरेंटली लेके जाती हूँ, और ट्राई करते हैं कि आपको बेस क्लियर हो गया तो आगे समझने के लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट। मोड्स ऑफ अटैचमेंट, यहां से हमारी 41 की बिगनिंग होती है। ठीक है, मोड ऑफ अटैचमेंट आप अपने बैरेक में भी चेक कर सकते हो। रूल नंबर 41 को देख लीजिए। हम 41 रूल तक पहुंच चुके हैं, कल हमने 40 रूल्स तक कंप्लीट ही कर दिया था। तो मोड ऑफ अटैचमेंट जो हमारा स्टार्ट होता है, यहाँ पर आपको जो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में पता चलेगा। जो 41 है, यहां से आपका बिगनिंग स्टार्ट होता है अटैचमेंट ऑफ अ प्रॉपर्टी। तो आपको पहले पता ही नहीं होगा कि कौन सी प्रॉपर्टी को किस तरीके से अटैच होने वाला है, तो समझ में तो आएगा नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक टैबुलर फॉर्म में आपको एक्सप्लेन किया जाए, तो बेटर आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो प्रोसीजर है, ये डिफरेंट एसेट्स यानी कि पैसे, प्रॉपर्टी को लेकर है, जिसकी अटैचमेंट की बात की जा रही है। रूल 41 से लेके 57 तक आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ऑर्डर 21 के जो प्रोविजंस है उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है। इस चार्ट को पहले समझिए, जिसमें फर्स्ट चार्ट के अंदर आता है टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, यानी मूवेबल है क्या इमूवेबल है, उस चीज को लेकर यहां पे बताया है। दूसरा, मोड ऑफ अटैचमेंट, कि इसको कैसे अटैच किया जाएगा। तो पहला वाला बोलता है मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यानी कि वो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी नहीं है जहां, जिसे हम खेती बाड़ी कहते हैं ना, जहां पर खेत खलियान होता है, जैसे गेहूं आते हैं, चावल आते हैं। तो वो प्रॉपर्टी अगर छोड़ के आप पोजेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक्चुअल सीजर जो होता है इस प्रॉपर्टी का, such property is perishable or the expenses is likely to be exceed its value, it may be sold। अभी देखो, आप मटर समझ के चलिए, हम मटर को कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास में पालक है, तो आप उस पालक को बेच के खत्म करोगे ना, क्योंकि अब अगर आप पालक रख देते हो तो वो सड़ जाएगी, उसका तो हमको पैसा भी नहीं मिलेगा। तो बेटर ऑप्शन क्या होगा, उसे सेल करिए, उसमें से पैसा निकालिए, जिसको हम सेक्शन नंबर 43 में पढ़ेंगे। ठीक है, सॉरी, रूल नंबर 43 में पढ़ेंगे। उसके आगे बढ़ते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट और अदर आर्टिकल्स विच कैन नॉट बी कन्वीनियंटली अटैच, ऐसे आर्टिकल जिसे हम लोग कोल्ड स्टोरेज में भी नहीं रख सकते हैं, स्टोर करके भी नहीं रख सकते हैं, फ्रीजर में भी नहीं रख सकते हैं, कोल्ड फ्रीजर में भी नहीं रख सकते। यानी मतलब क्या है, उसको बेचना ही पड़ेगा अपने को। तो जो वैल्यू मिलती है जिस पर्सन के कस्टडी में है, उससे निकालो और बेचो। 43A के अंदर आप देख लोगे ये सारी बातें। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, लाइफ स्टॉक आता है, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट आता है, और अदर आर्टिकल्स आता है, जिसे हम लोग कन्वीनियंटली अटैच करके नहीं रख सकते। तो बेटर बेचो ना, जिसके कस्टडी में है। अगर समझो उस्मा के पास है तो उस्मा बेच ना, क्या करेगी रख के, लाइफ स्टॉक क्या करेगी, पालक क्या करेगी, आर्टिकल्स रख के क्या करेगी, जिसके तुझे नुकसान ही होएगा। तो 43A के अंदर तुम देखोगी, उसको बेचो, खत्म करो। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन अ पोजेशन ऑफ जेडी, यानी कि ऐसी टू व्हीलर जो मैंने आपको कही थी कि मैंने उस्मा पूना से उस्मा को भिजवा दी है, यानी मेरे पोजेशन में नहीं है, मैंने मेरी सहेली को दी है, मेरी फ्रेंड को दी है, मेरी कजन को दी है, मेरी रिलेटिव को दी है, जिसको भी दी है। तो रिटर्न ऑर्डर प्रोहिबिटिंग द पर्सन पोजेशन, यानी कि ऐसा ऑर्डर निकाला जाए कि उस्मा तो क्या, यहाँ पे मैं भी उस प्रॉपर्टी को बेच ना सकूं, भले ही वो मेरे पोजीशन में नहीं है, भले ही मैं वो टू व्हीलर मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, उस्मा इस्तेमाल कर रही है। तो उसको हम 46 के 1C में देख लेंगे कि भैया कौन सी मूवेबल प्रॉपर्टी जो जजमेंट डेटर के पोजीशन में नहीं है, यानी उसके पास ही नहीं है, जेडी के पास ही नहीं है। तो कोर्ट क्या करेगी, रिटर्न ऑर्डर निकालेगी कि भैया इस पोजीशन नहीं है इसके पास, लेकिन ये किसी को और बेच नहीं सकता है। 46C में देखोगे 1C में आप, सब क्लॉज 1C। नेक्स्ट, डेप्थ नॉट सिक्योर्ड बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब आपको 138 का केस तो दिमाग में लेके आना ही पड़ेगा। चेक जो होता है ना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोले तो क्या, बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, प्रोमिसरी नोट होता है, और चेक होता है।
तो उसके लिए रिटर्न ऑर्डर निकाला जाता है कि जो क्रेडिटर है वो अपने रिकवर कर ले डेब्ट। ऐसे नहीं कि ये क्या करे, बहुत चालाक होते हैं लोग, वेरी चालाक, वेरी वेरी चालाक। कैसे चालाक? अपना पैसा घुमा देंगे, किसी और को बोलेंगे मेरे पास है ही नहीं। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, रिटर्न ऑर्डर लिया जाएगा कि भैया पहले मेरा रिकवर करा के दे दो। जेडी भाग गया, मेरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट खत्म हो जाएगा, मैं कहां से पकड़ूंगा उसको। शेयर इन द कैपिटल ऑफ कॉर्पोरेशन। अभी कॉर्पोरेशन क्या होती है, एक आर्टिफिशियल बॉडी होती है, मालूम है ना। जैसे मैंने आपको कहा था कि कोई भी फ्लैट का काम है, कोई भी बिल्डिंग के लेकर काम होता है तो कॉर्पोरेशन से ही होता है ना। पानी का नल का प्रॉब्लम है, कॉर्पोरेशन से आता है। पानी का बिल कहां से आता है, कॉर्पोरेशन से आता है। ये सब तो अपने को मालूम है। तो ऐसा रिटर्न ऑर्डर लेना जो पर्सन वो किसी चीज को शेयर ही ट्रांसफर ही नहीं कर सके, अपना शेयर जो है वो ट्रांसफर ही नहीं कर सके, है ना। उस चीज को ध्यान में रख के हम लोग रूल 46 के सब क्लॉज 1B में पढ़ेंगे कि भैया ये है क्या, समझ रहे हो। आगे बढ़ते हैं। शेयर और इंटरेस्ट इन मूवेबल बिलोंगिंग टू द जजमेंट डेटर एज अनदर को ओनर। अभी देखो जेडी जो है ना वो चालाक लोमड़ा है। उसने क्या किया है पता है आपको, उसने अपनी प्रॉपर्टी में को ओनर को रखा है। यानी कि एक ही प्रॉपर्टी दो नाम पे है, मेरी भी है, समझो उजमा की भी है, हम दो जने हैं, तो उजमा हो गई को ओनर। तो नोटिस दिया जाएगा जजमेंट डेटर को कि आप प्रोहिबिट करेंगे कि आप इसे ट्रांसफर नहीं कर सकते, जैसे हम रूल नंबर 47 में पढ़ेंगे। आ गए देखो हम रूल 47 पे। इसके बाद में आप सैलरी एंड अलाउंस ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट और अ पब्लिक एम्प्लॉय, सॉरी प्राइवेट एम्प्लॉय। अब मैं आपको बता दूं कि सैलरी और अलाउंस की जो बात कर, अभी पब्लिक सर्वेंट है, पुलिस वाला भी हो सकता है, उसकी सैलरी भी हो सकती है, उसके अलाउंस भी हो सकते हैं, उसका पैसा भी हो सकता है, उसका जो वेतन है जो कमा रहा है वो भी हो सकता है। तो वो ऑर्डर ऑफ द अमाउंट जो है जिसको हम सेक्शन नंबर 60 में भी पढ़ते हैं, और उसकी वन टाइम, अभी देखो क्या होता है ना, मैं आपको बता दूं कि जैसे समझो रेस्टिट्यूशन का हमने मेंटेनेंस का केस फाइल किया है, तो हम सैलरी अटैच करके लेते हैं ना। आजकल बैंक वाले क्या करते हैं, बहुत स्मार्ट हो गए बैंक वाले भी। कल को आप पैसा नहीं दो तो गारंटर से क्या मांगते हैं पता है, आप बोलते हैं कि अटैचमेंट के लिए सैलरी अटैच करवाओ, सैलरी वाला लेके आओ जो आपका गारंटी ले। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है वो पैसा नहीं देगा तो उसकी सैलरी अटैच करेंगे, फायदे में तो चलेंगे ना अपन। तो जिसको 48 और 48A में पढ़ा जाता है। आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी को लेकर जो भी इंटरेस्ट, अभी देखो पार्टनर्स होते हैं उसके अंदर, एक से अधिक पार्टनर होता है, एक पार्टनर होना तो जरूरी नहीं है, दो से अधिक पार्टनर होते हैं। जब पार्टनरशिप बनती है तो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी की अभी इंटरेस्ट की बात है, या रिसीवर अपॉइंट करना है, या अकाउंट्स को अपॉइंट करना है, या सेल करना है, जिसको हम रूल नंबर 49 में पढ़ेंगे। देखो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी क्या होती है ना, आप एक पार्टनर है जिसमें आप सिर्फ प्रॉफिट के लिए है, लॉस से आप बंधे हुए नहीं हो, तो आप उसको क्यों भर के दोगे। तो ये सारी चीजें हम लोग रूल नंबर 49 पढ़ेंगे, जिसमें आप ये देखेंगे कि इंटरेस्ट के बारे में पढ़ोगे, रिसीवर के बारे में पढ़ोगे, अकाउंट्स के बारे में पढ़ोगे, सेल के बारे में पढ़ोगे, जिसको आप 49 में पढ़ोगे। ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अफेक्टिंग अ कॉपी ऑफ वारंट ऑफ अटैचमेंट। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को लेकर क्या होता है कि अगर आप बहुत होशियार है, आप कानून भी जानते हो, और आप चोरी करके नहीं आ रहे हो, मतलब आपका पर्पस क्या है, नहीं नहीं कौन पैसा देगा रे, भाग, छोड़, तो उसके लिए कोर्ट क्या करती है, वारंट अटैच करवाती है, वारंट निकालती है आपके नाम से कि देख ये जो ग्रोइंग क्रॉप है, ये जो समझो चावल का जो गेहूं है, या जो भी समझो ऐसा पार्ट है जो खराब हो सकता है, तो उसको कट करके उसको क्या किया जाएगा, उसको डिपॉजिट किया जाएगा, और उस कॉपी को लेकर क्या होगा, जहां पर जो ये जजमेंट डेटर है अपना धंधा करता है, अपना बिजनेस करता है, अपने गेन्स के लिए काम करता है, उसको बोला जाएगा तू इधर आ, उस प्रॉपर्टी को हमारे कोर्ट के पोजीशन में लेके आ, जिसको हम रूल नंबर 44 में पढ़ेंगे, और उस चीज को लेकर हम लोग क्या किया जाएगा, कोर्ट उसको सेल आउट कर देगी। क्यों? क्योंकि उसको रख के कोई मतलब ही नहीं है, नुकसान हो जाएगा, इसलिए वारंट निकाल रही है कोर्ट। तू नहीं आ रहा ना, हम तुझे वारंट भेज रहे हैं, जहां पे तू रहता है, जहां पर तू बिजनेस करता है। रूल 44 में आप देखोगे कि कैसे वो प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है। फिर 45 ये बोलता है कि जहां पर एप्लीकेशन फॉर अटैचमेंट ऑफ ग्रोइंग कॉस्ट स्पेसिफाई द टाइम विच इज लाइकली टू बी हार्वेस्टेड। अभी आपको कोर्ट को बताना पड़ेगा कि सर ये क्रॉप जो है हम इसे अटैच करते हैं, लेकिन इसकी लाइफ 4 दिन चलती है। जैसे आप पेरू समझ के चलिए, 4-5 दिन पेरू खा सकते हैं ना,
पेरू, पेरू आपने सुना होगा ना, क्या बोलते हो आपकी लैंग्वेज में? एक ये रहता है, सुना है क्या आपने पेरू क्या होता है? मैम पेरुकिया फ्रूट, बोलते हैं। फ्रूट, No, फ्रूट होता है ma'am. ना यार, व्हाट यू कॉल दैट, कंचन अपन पेरूच बोलते हैं ना, Yes, ma'am. है ना? ते काय English म्हणतात में पेरूला? गावा. गावा, राईट. हम्म. इंग्लिश मध्ये गावा सांगतात ना आपण. ते बरं झालं तुम्ही सांगितलं की मला. चला, आई मीन टू से कि गावा आपने सुना होगा, ग्रीन कलर का रहता है, जिसे पैरट भी खाता है. मैम गावा अमरूद, नहीं सुना? अमरूद बोल रहे हैं, अमरूद। अमरूद, अमरूद, यस यस यस, हिंदी में उसे अमरूद कहते हैं, बराबर. तो अभी देखो, अमरूद को 3 से 4 दिन हम रख सकते हैं ना, उसको खराब नहीं होगा. तो आपको कोर्ट को बताना पड़ेगा, सर ये प्रॉपर्टी 3 से 4 दिन चलेगी, आपको 3 से 4 दिन में इसका राम नाम कर दो, चलेगा. तब तक हम इसको होल्ड कर सकते हैं कि जैसे कुछ अच्छा लोग आए, अच्छा पैसा मिले उसके अगेंस्ट, तो रुका सकते हैं. खराब होने वाला तो बोलेंगे कि बेच के जितना पैसा आता है उतना अच्छा है ना, समझ रहे हो? ठीक है, चलो अभी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नाइदर डिपॉजिटेड इन कोर्ट नॉर इन द कस्टडी ऑफ पब्लिक ऑफिसर. अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को लेकर जब रूल 51 में चलोगे आप, वेरी वेरी सिंपल है कि ऐसा चेक, चेक तो पता है आपको क्या होता है? चेक मालूम है ना, जो आप बैंक से चेक का इधर उधर करते हो, मालूम है ना, बैंक में अपन चेक डिपॉजिट करते हैं. तो ये वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो कोर्ट के पास भी नहीं है, और जो पब्लिक ऑफिसर अपॉइंट किया था ना कोर्ट ने कि तू इससे जा वसूली करके आ, इससे वसूली करके आ, उसके पास भी नहीं है. तो कोर्ट क्या करेगी? एक्चुअल सीजर करेगी, उसको बोलेगी तू खुद आ, जिसको हम लोग रूल नंबर 51 में पढ़ेंगे. ठीक है, प्रॉपर प्रॉपर्टी इन द कस्टडी ऑफ अ कोर्ट और पब्लिक ऑफिसर, ऐसी प्रॉपर्टी जो कोर्ट के पास रखी गई है या पब्लिक ऑफिसर के पास है, तो उसको नोटिस दिया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है, तो भैया इंटरेस्ट निकाल, डिविडेंड निकाल, जो भी ऑर्डर है कोर्ट से निकाल के खत्म कर, अपने को पैसे से मतलब है, जो आप रूल नंबर 52 में पढ़ोगे. ठीक है, मैं आपको सिर्फ बेस बता रही हूँ, बेस बता रही हूँ, पूरा पढ़ेंगे, टेंशन मत लो. बेस क्लियर होएगा ना, आगे आपको समझ में आएगा कि मैंने आगे इससे पहले आपको क्या बताया था. अटैचमेंट ऑफ डिक्री को लेकर हम रूल नंबर 53 में पढ़ेंगे कि डिक्री की भी अटैचमेंट होती है क्या? हाँ, क्यों नहीं होती है, ऑफ कोर्स होती है. इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर, अब मूवेबल तो हमने सुना ही सुना है, हाँ, गाड़ी को लेकर तो हमने सुना ही सुना है. अब इमूवेबल प्रॉपर्टी, घर की बात कर रहे हैं. जब कोई ऐसा ऑर्डर जिसमें जजमेंट डेटर को प्रोहिबिट किया जाता है, रुका दिया जाता है कि तू ट्रांसफर मत करना, तू चार्ज मत, किसी और को मत बेच देना, ट्रांसफर मत करना, किसी और को मत बेच देना, तो इस प्रकार क्या होगा, जो बेनिफिट होगा वो मिलेगा. वरना क्या करते हैं, जेडी क्या करेगा, उस घर को ही उसने बेच दिया तो नंगा नायका का निचोड़ेगा क्या, उस तरीके का जो डायलॉग मारता है. गोविंदा की पिक्चर देखी होगी कि ना बास रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी. तो इमूवेबल प्रॉपर्टी रहेगी नहीं तो बेचोगे क्या? तो इसके लिए क्या किया जाता है, कोर्ट उसको बोलती है, ए जेडी, ना तू ट्रांसफर कर सकता है, ना किसी और को बेच सकता है. जो पर्सन को बेनिफिट मिलना चाहिए, जो कि डिक्री होल्डर है, हम उसी को देंगे, जिसे आप रूल नंबर 54 में पढ़ोगे. ठीक है, आया बात समझ में, क्लियर हुआ? चलिए, अब ये सेक्शन मैं आपको फिर ऊपर शॉर्ट नोट्स वगैरह में आपको बाद में लेके आती हूँ. अब यहां से 41 से हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, 2 शॉर्ट नोट्स है, वो भी आपको मैं दे मैम देती हूँ. घूमटा नोट्स किसे में तो कहते आपको हैं? 100%. हाँ, घूमटा, हाँ, घूमटा, घूमटा। गुंटा. जी मैम। एक गुंटा जो होता है ना, वो जमीन होती है. अभी देखो, 1 एकड़ मतलब 40 गुंटा होता है. यानी गुंटा मैम यानी कि 1 बीघा बोल सकते हैं, 1 घंटा इक्वल टू क्या क्या क्या? 1 बीघा। हाँ, 1 बिगरा इज इक्वल्स टू 1 गुंटा. ठीक है, ये ना प्रॉपर्टी की जो केसेस है ना, जैसे आपके यहाँ पर कैसे चलता है, अभी हमारे यहाँ पे मराठी चलती है, कंचन बहुत अच्छी तरह से जानती है कि यहाँ पर हमारे यहाँ पे स्पेसिफिकली मराठी चलती है, तो हम लोग उस हिसाब Yes, से ma'am. वो सारी कैलकुलेशन करते हैं. तो उसके लिए रेडी रेकनर रहता है, जहां से हम सेल कंफर्म करते हैं कि कितना स्टैम्प ड्यूटी लगेगा, प्रॉपर्टी के ऊपर कितना गवर्नमेंट रेवेन्यू जाएगा, वो सब बातें सीखनी पड़ती है, ऐसे नहीं आती है. चलिए, हवेली अटैचमेंट प्लेस ऑफ का अ जगह नाम प्रॉपर्टी. है हवेली। हवेली, सब रजिस्टर्ड हवेली है, मतलब तो हवेली प्लेस का नाम है। रजिस्टर हवेली का मतलब होता है जहां पर रजिस्टर डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन होती है, उसको हवेली कहा जाता है.
लगता है किसी महाराष्ट्र वाले बंदे से पक्का मिल के आए हो, इसीलिए ये सब प्रश्न पूछा जा रहा है, क्योंकि बिहार वालों को तो ये बहुत कम जानकारी है। जी मैम। चलिए, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी जिसको हमने ऊपर 41 को समझ के आए हैं, तो यहां से हम समझेंगे कि एग्जामिनेशन ऑफ जजमेंट डेटर एज टू हिज प्रॉपर्टी। मैं क्लियर कट बता दूं कि आप इसको सेक्शन नंबर 60 और 64 तक पढ़ते हो, लिख लो अपने बैरेक्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि वेयर द डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी और डिक्री होल्डर में अप्लाई टू द कोर्ट। अभी देखो, जो जजमेंट डेटर होता है, एक होता है कॉर्पोरेशन, एक होता है ऑफिसर, एक होता है एनी अदर पर्सन। तो जिसके पास जो प्रॉपर्टी होती है, देखो आपको सेटिस्फाई तो करना पड़ता है ना, डिक्री क्यों पास हुई है। अब ए और बी में देखोगे, पहले जजमेंट डेटर की बात करता है, फिर जजमेंट डेटर अगर कॉर्पोरेशन है, अभी कॉर्पोरेशन में भी तो लोग होंगे ना। कॉर्पोरेशन बोले तो क्या, जो कि हमने कहा है कि कॉर्पोरेशन एक आर्टिफिशियल बॉडी होती है जहां पर लोग होते हैं, मैनेजर होता है कॉर्पोरेशन का, होता है कि नहीं होता, कोई सेक्रेटरी होगा कॉर्पोरेशन में जिसको हम पकड़ सकते हैं ये सारी चीजों के लिए, होता है कि नहीं होता, 100% होता है यार, ऐसा मत सोचना कि नहीं। तो अब जो डिक्री होल्डर जो है वो तो डिक्री होल्डर है, लेकिन जजमेंट डेटर कौन है, कॉर्पोरेशन है, कॉर्पोरेशन। अब कॉर्पोरेशन में तुम किसको पकड़ोगे, एनी अदर पर्सन की यहाँ पे बात की गई है। देखो, जेडी की जो प्रॉपर्टी रिलेट करती है ना, उसकी ओरल एविडेंस लिया जाता है, क्योंकि कॉर्पोरेशन है, कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन एक आर्टिफिशियल बॉडी है। आप किसको पकड़ोगे, या तो कॉर्पोरेशन के मैनेजर को, या तो कॉर्पोरेशन के सेक्रेटरी को, या तो कॉर्पोरेशन में जो बंदा काम कर रहा है, बंदा है पर गंदा है, पर काम तो करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उसको ओरल एग्जामिनेशन करना पड़ता है। देखो, अब क्या होता है, जहां पर डेब्ट्स की बात आती है, जहां पर लाइबिलिटी की बात आती है, जहां पर खर्चे की बात आती है, जहां पर पैसे की बात आती है, अब कौन देगा, अब हम किसे पकड़े, कोर्ट बोलेगा किससे पकड़े, तो हम क्या करते हैं, किसी ऐसे ऑफिसर को पकड़ते हैं जो उनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है, जो डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कर सकता है कोर्ट में। कौन, कॉर्पोरेशन का बंदा, एनी अदर पर्सन। ठीक है, कोई भी बंदा, कौन सा बंदा, कॉर्पोरेशन का बंदा। ठीक है, वो क्या करेगा, जब डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी की बात आती है, तो अगर जिसमें उन्होंने पैसे नहीं भरे हैं, तो यहाँ पे 30 डेज का पीरियड होता है। कोर्ट क्या कर सकती है, एप्लीकेशन लगाएगी, डिक्री होल्डर से कहेगी कि आप एप्लीकेशन लगाएं, हम ऑर्डर करते हैं, और जजमेंट डेटर से कहेंगे कि आप एक एफिडेविट दे दो कि आपके पास कितने एसेट्स है, आपके पास कितने एसेट्स है। देखो, अभी कॉर्पोरेशन के पास क्या क्या पड़ा हुआ है, कितनी बिल्डिंग पड़ी हुई है, कितने फ्लैट पड़े हुए हैं, कितना पैसा पड़ा हुआ है, ये हमको थोड़ी मालूम है, ये जजमेंट डेटर को थोड़ी मालूम है। लेकिन जो जजमेंट डेटर कॉर्पोरेशन के लिए काम करता है, उसको तो मालूम रहेगा। तो उसको लेकर कोर्ट क्या बोलती है, तुम ऐसे करो, एफिडेविट फाइल करो कि एसेट्स इतने इतने कॉर्पोरेशन के पास है, कॉर्पोरेशन ये सारी चीजें कर सकती है। ठीक है, यानी कि मेकिंग एसेट एफिडेविट, वहां पे लिखो, लिखो सब रूल 2 में लिखो विक्की, मेकिंग एसेट एफिडेविट लिखो। मेरी शक्ल में देख के याद नहीं आएगा, लिखा हुआ रहेगा, 100% याद आएगा। ठीक है, अगर कोई कॉर्पोरेशन वाला बंदा है जो डिसओबीडियंट करता है, यानी कि उस चीज को नहीं मानता, जा रे मैं नहीं मानता कोर्ट का ऑर्डर, तो ये जो प्रोसीडिंग्स होती है, ट्रांसफर होती है, जो पर्सन डिसओबे करता है, यानी कि इज्जत नहीं करता कोर्ट की, कानून की तौहीन करता है, तो उसको लेकर क्या होता है, उसे जेल भेजा जाएगा, जैसे हम उसको भी भेज रहे थे। तो कॉर्पोरेशन का बंदा है तो ऐसा थोड़ी कि हम उसको छोड़ेंगे, उससे भी नहीं छोड़ा जाता, उससे भी नहीं छोड़ा जाएगा, उसे भी जेल भेजा जाएगा, 3 मंथ के जेल का पीरियड होगा, और उसके बाद उसको रिलीज किया जाएगा कि ठीक है जा, छोड़ा हमने तुझे, जा, माफ किया। समझा, 41 समझा, कॉर्पोरेशन समझा, आर्टिफिशियल पर्सन समझा, जेल होगी समझा, जो बंदा है काम करेगा वो समझा। उसके पास उसको क्या देना है, एसिड एफिडेविट देना है। एसिड एफिडेविट देके क्या करेगा, पूरा बताएगा कि सर कॉर्पोरेशन में कितना हमारे पास प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, कितने फ्लैट पड़े हुए हैं, कितने बंगलो पड़े हुए हैं, उसको बेच के हम कितना पैसा दे सकते हैं। तो जिसको लेकर कोर्ट एसिड एफिडेविट फाइल करवाती है। क्यों, क्योंकि कॉर्पोरेशन वाला तो झूठ भी बोल सकता है, वो तो कॉर्पोरेशन का ही साइड लेगा ना, हमारा थोड़ी साइड लेगा। डिक्री होल्डर क्यों सफर करे, तो डिक्री होल्डर एप्लीकेशन लगाता है, सर मेरा पैसा दिलवाओ। तो कोर्ट क्या कहेगा जेडी से, ठीक है तुम डॉक्यूमेंट लाओ, तुम बुक्स लाओ, हम देखेंगे, तुम एसिड एफिडेविट लेके आओ। अगर तुम इस बात की तौहीन करते हो, डिसओबे करते हो, तो हम भी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम भी तुम्हें 3 महीने की जेल भेज देंगे।
सिविल प्रिजन भेज देंगे, और जब तुम्हारा 3 महीना पूरा होगा तो हम तुम्हें रिलीज भी कर देंगे, हम तुम्हें छोड़ भी देंगे, लेकिन प्रॉपर्टी तो अटैच करेंगे ही करेंगे, तुम नहीं तो कोई और ही सही। समझ में आ रहा है? फरा, आपको समझ में आ रहा है? कहीं ना कहीं आप मिसिंग हो यहाँ पर, तो मुझे नहीं पता। नहीं मैम, आ रहा है। नहीं आ रहा है? मैम आ रहा है, कल वाला जो छूट गया वो देख लेंगे, आज वाला ठीक है। नहीं, आज वाले में अभी आपको कॉर्पोरेशन समझी क्या होती है? यस मैम, यस आ गया सब। पक्का? मैंने क्या कहा, एक थोड़ा सा एक लाइन में बता दोगी मुझे? एक लाइन में बताओ पूरा। हाँ मैं 41 वाला, हाँ जी। मैम 41 वाले में जजमेंट, डेब्टा एंड कॉर्पोरेशन के बारे में बताया है आपने। हाँ हाँ बिल्कुल सही। और 30 डेज वाला मैम। क्या 30 डेज वाला? सुनो फरा, मैं आपको बताती हूँ, मुझे पता है कि आपको नहीं समझा है, मेरा दिल ऐसे ही बोलता नहीं है, जहां पर मुझे बोलता है वहां पे मुझे पता लगता है। सुनो। नहीं मैम, कोई आ गया था तो। ठीक है, फिर भी सुनो, अगर आ गया था ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से सुनने से कुछ कम नहीं हो जाता हम लोगों का। जब Yes, कोई डिक्री पेमेंट के बारे में बात की जा रही है, जो कि पेमेंट ऑफ मनी, पैसे की बात आती है, जहां पर पैसे की बात आती है, अब यहाँ पर कॉर्पोरेशन है। तो कॉर्पोरेशन कौन है? एक आर्टिफिशियल बॉडी है ना? कॉर्पोरेशन जो मैंने कहा ना कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, समझो जहां पर कोई मर जाता है तो वो लोग मेंटेन करते हैं ना डेथ सर्टिफिकेट की, कौन मर गया, पता है ना आपको? कॉर्पोरेशन वाले, आपके नल का जो बिल आता है कॉर्पोरेशन से आता है, ये बात हम लोगों को छोटी छोटी चीजें हैं। हाँ हाँ मैम जैसे नगर पालिका। हाँ, कॉर्पोरेशन मतलब नगर पालिका, एकदम बराबर, एकदम सही। अब नगर पालिका में अगर कोई ऐसी डिक्री पास हुई है नगर पालिका वालों के खिलाफ, तो नगर पालिका को पकड़ेंगे क्या? नगर पालिका को कोई तो लोग होगा ना जिसको पकड़ना पड़ेगा, तो उसका मैनेजर भी हो सकता है, उसका सेक्रेटरी भी हो सकता है, या वो बंदा जो उसके यहाँ पे काम कर रहा है नगर पालिका में, उसे ही पकड़ा जाएगा। समझ रहे हो? तो अगर उसको पकड़ना है अपने को, तो कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, उसको पकड़ने के बाद उसे कहा जाएगा कि तुम हमें बताओ कि तुम्हारे क्या डॉक्यूमेंट्स है, तुम्हारे पास क्या एसेट्स है, यानी तुम्हारे पास कितने बंगलो है, कितनी प्रॉपर्टी है कॉर्पोरेशन के पास, वो बताओ। तो कोर्ट उससे कहेगी कि तुम बताओ, तो उसको लेकर कोर्ट बोलेगी कि आप एफिडेविट दे दो। एफिडेविट का मतलब होता है शपथ पत्र। कोर्ट क्या कहेगी, उस मैनेजर से कहेगी तू शपथ पत्र दे दे। शपथ पत्र के बाद कोर्ट डिसाइड करेगी क्या करना है, और फिर भी वो मैनेजर कोर्ट की तौहीन करता है, डिसओबे करता है, नहीं सुनूंगा मैं, क्या करेगी कोर्ट, देख के लूंगा, तो कोर्ट क्या बोलेगी, ओके मैनेजर साहब चलिए जेल। कितने टाइम के लिए जेल भेजेगी? 3 महीने के लिए। 3 महीने के लिए जेल भेजेगी, और 3 महीने के बाद उसे रिलीज किया जाएगा, लेकिन प्रॉपर्टी कोर्ट नहीं छोड़ती है। मैनेजर नहीं पकड़ेगी तो सेक्रेटरी को पकड़ेगी, लेकिन पैसा नहीं छोड़ेगी, मैम यानी डिक्री कम होल्डर से को कम 3 महीने। पैसा मैम दिलवाएगी। हाँ मैम हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैम बोलो बोलो उसमें बोलो बोलो। यही है कि जेडी अगर कॉरपोरेशन है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपनी का जो केस था, ये सब है, यस तो उसमें यस। उसका जो कोई भी ओनर होगा, मैनेजर होगा, जो भी होगा, उसको पकड़ेंगे और उसको क्या कहते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करेंगे और उसको बोलेंगे कि एसेट एफिडेविट बना के देने को, कि उस पे कितना पैसा है, कितनी प्रॉपर्टी है, सब बताने के लिए। और अगर वो ये ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है तो उसको 3 महीने की जेल हो जाएगी, लेकिन उसका जो प्रॉपर्टी जो भी अटैच किया गया है उसको रिलीज नहीं किया जाएगा। लेकिन 3 महीने के बाद उसको रिलीज किया जाएगा। हाँ, उसको रिलीज कर देंगे, इंसान को कर देंगे, ये प्रॉपर्टी नहीं करेंगे। परफेक्ट। विकी, समझ में आया? जी शिवानी, मैम। आपको समझ में आया? शिवानी, शिवानी। यस मैम, मैम यस यहाँ पर मैम। दिए हुआ है नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ, यानी कम से कम 3 महीने। कम से कम 3 महीने। हाँ, 3 कम से महीने। कम आपको 3 महीने तो नहीं नॉट छोड़ेंगे। एक्सीड नहीं मैम, नॉट एक्सीडिंग का मतलब ये है कि 3 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ तो कम से कम 3 महीने ना, यानी कि 3 महीने, 3 महीने के बाद नहीं, टिल 3 months, टिल हाँ 3 months, अंडरस्टैंड इन दैट वे, टिल 3 months। ओके, चलिए। 42 को बोलता है अटैचमेंट इन केस ऑफ डिक्री फॉर रेंट और मींस प्रॉफिट
और अदर मैटर अमाउंट टू विच सब्सिक्वेंटली डिटरमाइन। अब यहाँ पे कोई मैसने प्रॉफिट भी बोलता है, लेकिन हमारे यहाँ पे मीन्स प्रॉफिट बोला जाता है। ये वो प्रॉफिट होता है, ये वो रेंट होता है। देखो, हमने अपना घर भाड़े पे दिया है, ठीक है, रेंट पे घर देने के बाद उसका भाड़ा तो आएगा, उसका रेंट तो आएगा। जैसे विकी रेंट के नाम पे कान बड़े करता है, क्या मैम, है ना? तो विकी मैं बता दूं कि जब कोई डिग्री पास होती है तो इंक्वायरी होगी कि रेंट पे है, कितना प्रॉफिट आ रहा है उसमें से। तो जेडी जो होगा बिफोर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम बी अटैच इन केस ऑफ ऑर्डिनरी डिग्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी। अब कैसे होगा, देखो, कोर्ट क्या करेगी, ये देखेगी कि भाड़ा कितना आ रहा है, उसमें से उसको प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो वो सारी चीजों को जोड़ के और सब्सिक्वेंटली बोल दे कि चलो डिक्री हो गई, जिसको ऑर्डिनरी डिक्री कहते हैं। यानी रेंट प्लस प्रॉफिट, रेंट प्लस प्रॉफिट। कोर्ट को तो पैसे से मतलब है ना, कोर्ट को तो इससे मतलब है ना कि भैया Yes, ma'am. हम जेडी से पैसे लेवे और डिक्री होल्डर को पैसे देवे। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो जेडी ने रेंट पे दे रखी है, ठीक है, यानी समझो मेरी प्रॉपर्टी है और मैंने विक्की को रेंट पे दे रखी है, ठीक है, ठीक है ना। विक्की मुझे रेंट भी देता है और उसका प्रॉफिट भी मुझे आता है। तो उस चीजों को लेकर मैं क्या करूंगी, कोर्ट को बताऊंगी, सर मैंने घर रेंट पे दे रखा है, मुझे इतना रेंट आता है, मुझे इतना प्रॉफिट आता है उसमें से, आप ऑर्डिनरी डिक्री करवा लीजिए, मेरा घर बेचने की जरूरत नहीं है, जो भी रेंट आता है, जो भी ये आता है, उसमें देने के लिए मैं तैयार हूं। खत्म हो जाती है बात वहीं पे। क्लियर, क्लियर। यहाँ पे रेंट प्लस प्रॉफिट, रेंट प्लस प्रॉफिट, ये समझ के चलना है आपको। आगे बढ़ते हैं। अटैचमेंट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी मैम अदर उसी देन को मेंस एग्रीकल्चर प्रॉफिट प्रोड्यूस। बोलेंगे। क्या मैम उसी को रेंट मेंस प्रॉफिट बोलेंगे जो रेंट हाँ प्लस हाँ हाँ प्रॉफिट है। हाँ 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 हाँ, मैम जो रेंट से प्रॉफिट आएगा उसी को डिग्री उसे में मेंस, ये सेट ऑफ करवा के और जो होगा वो करवा लेंगे, उसको उस प्रॉपर्टी को अटैच नहीं करेंगे, मतलब उसका जो भी रेंट होगा उसको अटैच कर लेंगे। सुनो सुनो सुनो, इतना कंफ्यूज मत हो उस्मा, आपकी बात सही है। जो प्रॉपर्टी, समझो 50,000 रुपया मुझे जेडी को देना है, डिक्री होल्डर को कितना देना है, 50,000, ठीक है। और जो जेडी है उसको उसमें से 40,000 रुपया रेंट आता है और 10,000 रुपया प्रॉफिट निकलता है उसका, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी क्यों बेचे, है ना, वो प्रॉपर्टी क्यों बेचे, वो क्या करेगा, वो रेंट उठाकर कोर्ट से कहेगा अब रेंट की अटैचमेंट करो। यानी विक्की अब मुझे रेंट नहीं देगा, विक्की क्या करेगा, उस डिक्री होल्डर को उस कोर्ट में रेंट जमा करेगा और उसको बोलेगा ले भाई पैसे। क्लियर, वेरी सिंपल लैंग्वेज में बोला मैंने इसलिए, ठीक है। चलिए Yes, ma'am. 43 पे आते हैं। अटैचमेंट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन पोजेशन ऑफ जेडी। अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को छोड़ के, यानी कि ना क्रॉप्स है, ठीक है ना ही ऐसे कोई चीज है, तो अब जो मूवेबल प्रॉपर्टी बोली गई है, यानी कि टू व्हीलर, एक्टिवा, जहां पे मूवेबल आई ना तो वहां पे एक्टिवा समझ के चलिए। अदर देन यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को छोड़ के, वो नहीं है इन द पोजेशन ऑफ जेडी, यानी कि जेडी के पास है। तो जहां पर प्रॉपर्टी टू बी अटैच मूवेबल प्रॉपर्टी है, एक्टिवा है, लेकिन क्या नहीं है, क्रॉप्स नहीं है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मतलब क्या है, गेहूं नहीं है, या फिर बाजरा नहीं है, या फिर वीट नहीं है, उनको छोड़ के, उनको छोड़ के, क्योंकि वो भी तो मूवेबल में आते हैं ना, वो भी तो मूवेबल में आते हैं ना। यस तो मैम। उनको छोड़ के मतलब ये है कि उनको छोड़ दीजिए। यहाँ पर एक्टिवा की बात हो रही है, तो अटैचमेंट ऐसा होना चाहिए जो अटैचिंग ऑफिसर होता है। कोर्ट क्या करती है, खुद तो नहीं जाएगी ना, एक ऑफिसर को अपॉइंट करेगी कि जा इसके कस्टडी में से एक्टिवा निकाल के लेके आ, ठीक है, उसको हम अटैच करेंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी को सीज होती है, जो देखो क्या होता है ना, नेचुरल स्पीडी डीके होते हैं गुड्स,
जो खराब होने की पूरी पूरी संभावना होती है, तो क्या करता पेरिशेबल है? थिंग्स, Perishable- पेरिशेबल को बेच दिया जाता है, और जो मतलब जो चीज खराब नहीं होने वाली होती है उसको सीज करके अपने कस्टडी में बस रखते हैं। पोजीशन में रखा जाता है। देखो यस मैं आपको बता दूं कि ऐसी चीज जो खराब होने वाली है तो उसको बेच के खत्म करेगी। जो चीज खराब नहीं होने वाली है कोर्ट क्या करती है? रख देती है, रख देती है। जैसे हम लोग अच्छा ग्राहक ढूंढते हैं ना कि यार ज्यादा पैसा मिलेगा, तो वैसे ही कोर्ट करती है, बनिए के जैसा काम करती है, रख देती है। बाद में बेचेंगे, बाद में अच्छा पैसा मिलेगा। ठीक है, अपना फायदा भी यहाँ पे सोच रही है। समझ में आया 43? चलिए 43A क्या बोलता है? कस्टडी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। 43A, अब ये 43A जो कस्टडी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, हमने लाइव स्टॉक, जब मैंने आपको ऊपर पढ़ाया ना, तो तब मैंने आपको लाइव स्टॉक बताया, एग्रीकल्चर बताया, आर्टिकल्स बताया, छोटा सा पैराग्राफ में मैंने आपको ऊपर दिखा दिया था। यही चीज को मैंने आपको पहले से ही बता दिया था। ठीक है, तो ये इसका कहने का मतलब क्या है? जब कोई प्रॉपर्टी अटैच करनी है, जो लाइव स्टॉक है, जो एग्रीकल्चर है, जो आर्टिकल्स है, विच कैन नॉट बी कन्वीनियंटली बी रिमूव एंड द अटैचिंग ऑफिसर। अभी देखो कुछ ऐसी चीज है जिसको अपन उखाड़ नहीं सकते, उखाड़ के फेंक भी नहीं सकते, यानी कि वो ऐसी चीज है जिसको अपन रिमूव नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते। तो अटैचिंग ऑफिसर क्या करेगा? ये जो 43 में हमने देखा ना कि जो जेडी और डिक्री होल्डर को लेकर हमने जो भी इंटरेस्ट होएगा वो निकाल भाई, जो भी पैसा मिलता है निकाल भाई, जो भी इंटरेस्ट मिलता है निकाल भाई। ठीक है, उस रिस्पेक्टेबल पर्सन जिसके पास है वो प्रॉपर्टी, कस्टडी में है, जिसके पास है, जिसके पास है, तो आफ्टर अ ड्यू नोटिस कोर्ट क्या करेगी? उस ऑफिसर से कहेगी कि भैया आप उसको रिस्टोर कर दें, क्योंकि अगर उसको सेम कंडीशन में नहीं बेचा गया तो उसको बेचने का भी कोई फायदा नहीं है। अगर आपने उखाड़ के फेंक दिया वो चीज को, वो खराब हो गई। अगर आप ना उखाड़ते तो उस चीज को बेचा भी जा सकता। तो कोर्ट क्या कहेगी? मत मत खराब करो। ठीक है, उससे कंपनसेशन निकालेगी, उसको रिस्टोर कराएगी कि डैमेज नहीं हो, खराब नहीं हो। तो जिसको हम लोग क्या करते हैं? उससे श्योरिटी लेते हैं, उससे हम श्योरिटी लेते हैं कि तू श्योरिटी दे दे बाबा, कल को तू निकाल के उखाड़ के फेंक देगा, मेरा तो नुकसान हो जाएगा, जो पैसा डिक्री होल्डर को मिलने वाला होगा वो भी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए जेडी को क्या कहा जाता है? भाई तू एप्लीकेशन दे दे कि तू उखाड़ेगा नहीं जब तक एग्जीक्यूशन होती नहीं है, तू कुछ नहीं करेगा उस प्रॉपर्टी के साथ में, क्योंकि हो सकता है लाइफ स्टॉक खराब हो जाए, हो सकता है एग्रीकल्चरल जो इंप्लीमेंट है वो खराब हो जाए, हो सकता है वो आर्टिकल ही खराब हो जाए। मैं यहाँ पे ना एक एग्जाम्पल बोलती हूँ, आपको पता है जो बूढ़े होते हैं ना वो दांत निकालते भी हैं, और दांत ऐसे मालूम है ना, दांत निकालते हैं, क्या बोलते हैं, अटैच दांत होते हैं, और एक जबड़े से बाहर निकाल के उनको ब्रश भी करवाते हैं। देखा रहेगा आप लोगों ने। आर्टिफिशियल टीथ, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल दांत होते हैं ना, पूरा ऐसा ढांचा बना रहता है, पूरा ऐसा फुल। तो उसको क्या करेगा कोर्ट? अगर उसको निकाल दिया दांतों से, यानी कि अपने जबड़ों से निकाल दिया दांतों को, तो दांतों का यूज क्या होएगा? कुछ नहीं, उसको डस्टबिन में डालना पड़ेगा। तो इसके लिए वो क्या बोलती है? उसको वैसे ही रहने दो, उसे छेड़ो मत, नहीं तो वो खराब हो जाएगा, उसको बेचने लायक ही नहीं रहेगा, है ना। तो ये ऑर्डर जो है, अगर समझो कोई अपील में जाता है तो कोर्ट क्या करेगी? ठीक है, आप अपील में जाते हो तो तब तक हम चीजों को रुका देते हैं, रिस्टोर करवा देगी उस सब चीजों को, क्योंकि बंदा अपील में चले गया। उसको भी तो राइट है ना अपील में जाने के लिए, क्योंकि उसको नहीं देना अपना लाइफ स्टॉक, उसको नहीं बेचना अपना एग्रीकल्चर, उसको नहीं बेचना। तो उस चीज को लेकर, डिग्री को लेकर मतलब वो बेसिकली अपील में तो श्योरिटी जाएगा। लेके टाइम देते हैं इसमें, हाँ, श्योरिटी देते हैं कि भाई तू श्योरिटी दे श्योरिटी दे। लेके टाइम देते हैं। हाँ, तो उसको देना पड़ेगा ना, जेडी को श्योरिटी देना पड़ेगा, क्योंकि वो अपील में जा रहा है। तो अपील में जाने से पहले वो क्या देगा? टाइम लेगा, श्योरिटी देगा, और कहीं ना कहीं उसको बोला जाएगा तू चीजों को मत बेच, उसको रिस्टोर कर देगा, वहीं की वहीं बात स्टॉप हो जाएगी। समझ रहे हो? क्लियर हो रहा है? किधर तकलीफ आ रही है क्या? एक बार फिर सुनना जो मैंने बोला था यहाँ पे। चलिए 45 क्या बोलता है? प्रोविजन एज टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अंडर अटैचमेंट। अब यहाँ पर जो 45 है, इस 45 को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा थोड़ा एकदम थोड़ा। अब ऐसे मैम, करो। हाँ यहाँ पे ग्रोइंग फ्लोर के साथ टिम्बर भी आ जाएगा। हाँ, टिम्बर चीजें टिम्बर तो की होगी ना, ऐसे थोड़ी होएगा कि देखो, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग।
ग्रोइंग मैम, क्रॉप्स के तीन- अकॉर्डिंग जो भी ग्रोइंग क्रॉप्स में आते हैं वो सब आ जाएगा उसमें। अब 45 को समझो। हाँ, प्रोविजन ये दिया गया है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अंडर अटैचमेंट। सिर्फ 2 ही मिनट बाकी है, तो क्या करना है, सिखाना है कि रुकना है? चलो हो जाएगा 2 मिनट में, सिखा देती हूँ। 45 क्या बोलता है ना कि जहां पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को अटैच करना है तो कोर्ट क्या करेगी, एक अरेंजमेंट कर देगी कि ऐसी सब चीज करेगी कि जैसे कोर्ट देखो ऐसे तो नहीं सब्जी मंडी लगा के बैठेगी कोर्ट उधर, ऐसे तो नहीं होने वाला ना। अरेंजमेंट ही करना पड़ेगा ना, लोगों को बुला के कि भाई आ जाओ हम लोग ये चीज बेच रहे हैं, ये क्रॉप है कोर्ट की तरफ से। जैसे आपको पता है ना ऑक्शन होता है, कोर्ट लोगों को बुलाती है कि आ जाइए इस दिन ऑक्शन है, तो इसी तरीके से सब्जी मंडी नहीं लगती, लेकिन कोर्ट क्या करती है, लोगों को बुलाती है कि आ जाइए, हम ये क्रॉप है, हम इसमें बेचना चाहते हैं, जिसे भी ये खरीदना है वो आ जाए। कोर्ट की तरफ से न्योता होता है, कोर्ट की तरफ से न्योता होता है, लोगों को बुलाया जाता है, जिसे क्रॉप खरीदना है वो आ जाते हैं, जिसमें फार्मर्स तो पक्का ही होंगे। फार्मर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, वो तो आएंगे ही आएंगे, मैम किसान। किसान। हाँ, तो जहां हाँ। पर सब्जेक्ट कोई कंडीशन को लेकर है तो कोर्ट क्या करेगी, ऐसी कंडीशन को इम्पोज करेगी, उसके अंदर ऑर्डर में लिख देगी कि इसको बेचना ही सही होगा। तो जो भी कॉस्ट लगेगा, जो भी होगा, जेडी के लिए क्या करना पड़ेगा, जेडी से परमिशन लेना पड़ेगा कि देख जेडी, तेरे सारे क्रॉप्स खलास हो जाएंगे, तेरे को पैसा भी नहीं मिलेगा, अगर उसमें से कुछ पैसा बचता है तो तू भी ले सकेगा, इससे अच्छा तू ऐसा काम कर, इस क्रॉप को बेचने दे दे। तो उसको लेकर कोर्ट भी परमिशन लेती है जेडी से कि सुन भाई, ये क्रॉप ही खराब हो जाएगा, इससे अच्छा बेचने दे दे, जो कि हम लोग सब रूल 2 में पढ़ रहे हैं। सब रूल 3 में क्या बोलता है कि जो भी ग्रोइंग क्रॉप्स है, ठीक है, उसकी अटैचमेंट कैसे होगी, क्रॉप्स की अटैचमेंट कैसे होती है, कैसे होती है बताओ, क्या उसको रीअटैचमेंट किया जा सकता है? नहीं मैम, रीअटैच तो नहीं कर सकते। एक बार आपने अटैचमेंट से एक यानी बार उसको आपने निकाल लिया तो दोबारा कैसे निकालेंगे? तो दोबारा नहीं कर सकते, वापस से आप रीअटैच नहीं कर सकते, यही आपको सब क्लोज 3 में बताया गया है। 4 बोलता है कि अटैचमेंट ऑफ ग्रोइंग क्रॉप, अब जो भी है, देखो कोर्ट क्या करती है, सस्पेंड भी कर सकती है एग्जीक्यूशन ऑर्डर को, अगर उसे लगता है कि नहीं भैया इसको क्रॉप को अगर रिमूव कर दिया तो वो तो सड़ जाएगा, तो कोर्ट क्या बोलेगी, जब तक कोई फैसला नहीं होता तब तक ठीक है रहने दीजिए, जब फैसला पूरा हो जाएगा तो हम उस ग्रोइंग क्रॉप को निकाल के लोगों को बुला के उसको बेच देंगे, खत्म हो जाएगी वहां की वहां बात। ये रूल सब क्लॉज नंबर 4 बोलता है।